अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एजुकेयर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉस्ट क्लासिफिकेशन। वी वांट टू नो अबाउट द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस वी आर प्रोड्यूसिंग और प्रोवाइडिंग। सो इसके लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स को कंसिडर करना होगा। फर्स्ट बेसिक टर्म जो आपके सामने है दैट इज़ कॉस्ट सब्जेक्ट्स, एनी एक्टिविटी फॉर विच सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज अंडरटेकन। एनी एक्टिविटी कि जिसके लिए सेपरेट मेजरमेंट कॉस्ट की जाती है, like cost of a product, cost of a service, cost of running a department, etc. This is said to be your cost objects. Cost unit, a unit of a product service in relation to which cost is ascertained. A unit of product, किसी भी प्रोडक्ट का एक यूनिट, किसी भी सर्विस का एक यूनिट कि जिसके हवाले से हम कॉस्ट असर्टन करते हैं, कॉस्ट मालूम करते हैं, उसे कॉस्ट यूनिट कहा जाता है। जैसे कि एक होटल के बिजनेस के हवाले से एक रूम की जो कॉस्ट है दैट इज सेड टू बी कॉस्ट यूनिट। पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अ लीटर ऑफ पेंट इज सेड टू बी कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट सेंटर जैसे कि हम प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं, इट इज सेड टू बी अ प्रोडक्शन और सर्विस लोकेशन, फंक्शन, एक्टिविटी, आइटम ऑफ इक्विपमेंट फॉर विच कॉस्ट कैन बी असर्टन कि जिसके लिए हम कॉस्ट असर्टन करते हैं, कॉस्ट मालूम करते हैं। इसकी एग्जांपल भी डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज अबाउट कॉस्ट कार्ड। इसमें हम कॉस्ट का सारा ब्रेकडाउन रिकॉर्ड करते हैं। इट शोड अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट एंड इट इज बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। इट कैन बी प्रोड्यूस फॉर वन यूनिट, या किसी एक यूनिट के लिए भी कॉस्ट कार्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है, और प्लान लेवल ऑफ प्रोडक्शन के लिए भी कॉस्ट कार्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है, बट इट इज़ बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। So cost classification, that is the main topic of or name of this topic. कॉस्ट की क्लासिफिकेशन डिफरेंट तरह से की जा सकती है, एलिमेंट वाइज, नेचर वाइज, फंक्शन वाइज और बिहेवियर वाइज। अगर हम एलिमेंट वाइज कॉस्ट की क्लासिफिकेशन करें तो इट कंसिस्ट ऑफ थ्री एलिमेंट्स, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। नेचर वाइज अगर हम कॉस्ट की क्लासिफिकेशन करें तो इधर आपके पास डायरेक्ट कॉस्ट है या फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट। फंक्शन वाइज अगर कॉस्ट की क्लासिफिकेशन की जाए तो इधर इट इज सेड टू बी प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। और बिहेवियर वाइज विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हम कॉस्ट की क्लासिफिकेशन करें तो इट कुड बी फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और स्टेप फिक्स कॉस्ट। तो अगर नेचर वाइज हम कॉस्ट की क्लासिफिकेशन करें तो उसमें सबसे पहले बात आती है मटेरियल की। व्हाट इज मीन बाय मटेरियल? तो मटेरियल कहते हैं दैट इज परचेज्ड फॉर प्रोडक्शन, या तो हमने प्रोडक्शन के लिए परचेज किया है या फिर नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए। मटेरियल इज सेड टू बी थिंग दैट इज परचेज फॉर प्रोडक्शन, जैसे कि रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। एंड नॉन प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटी मतलब ये कि आपके पास आप गुड्स को सेल करने के लिए पैकिंग करते हैं तो वो भी आप मटेरियल ख़रीदेंगे। तो इस सिलसिले में आपके पास इसकी एग्ज़ाम्पल मटेरियल की रॉ मटेरियल हो सकती हैं, क्लीनिंग मटेरियल हो सकता है और मेंटेनेंस मटेरियल हो सकता है। नेक्स्ट बात आती है लेबर की। ऑल स्टाफ कॉस्ट रिलेटिंग टू एम्प्लॉइज ऑन द पेरोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के पेरोल पे हैं उन सब की स्टाफ कॉस्ट आपकी लेबर कॉस्ट कहलाती है। जितने भी एम्प्लॉयज़ आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में हैं उन सब की कॉस्ट आपकी लेबर कॉस्ट कहलाएगी। एक्सपेंसेस, ऑल अदर कॉस्ट जिसे हम मटेरियल या लेबर नहीं कह सकते वो आपके एक्सपेंसेस कहलाते हैं, जैसे कि रेंट, टेलीफोन, डेप्रिसिएशन, ईटीसी। मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस को क्लासिफाई किया जा सकता है इधर डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस इन सब को क्लासिफाई किया जा सकता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट के तौर पे। मींस कुछ मटेरियल आपका डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा, कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल, कुछ लेबर आपकी डायरेक्ट लेबर कहलाती है, कुछ इनडायरेक्ट लेबर, और कुछ आपके एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंस और कुछ एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसिडर किए जाते हैं। तो अब किसे आपके पास डायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है? कॉस्ट दैट कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद अ स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर, जिसे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी कॉस्ट यूनिट या कॉस्ट सेंटर के हवाले से,
उसे डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट जिसे आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद अ स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर, उसे डायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है। या फिर कॉस्ट दैट कैन बी ट्रेस फुल टू द प्रोडक्ट सर्विस और डिपार्टमेंट, जो कि फुली आप ट्रेस कर सकते हैं कि ये सारी कॉस्ट इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे खर्च हुई है, या इस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए खर्च हुई है, या इस डिपार्टमेंट में खर्च हुई है, उसे भी डायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है। टाइप ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या शामिल है? टाइप ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट है आपके पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट डायरेक्ट मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल दैट इज यूज्ड इन मेकिंग और सेलिंग अ प्रोडक्ट। आपके पास वो मटेरियल जो कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में यूज़ होता है, और वो मटेरियल जो कि प्रोडक्ट को सेल करने में यूज़ होता है या सर्विस को प्रोवाइड करने के हवाले से यूज़ होता है, उसे आप डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। तो एग्जांपल में आपके पास रॉ मटेरियल आपके पास आ जाएगा जो कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए ज़रूरी है, और पैकिंग मटेरियल जो कि प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ज़रूरी है। सो उसे भी डायरेक्ट मटेरियल ही कहा जाएगा। रिमेंबर दैट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट डायरेक्ट मटेरियल ना सिर्फ आपके पास वो मटेरियल है कि जो कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, बल्कि जो सेलिंग के लिए यूज़ होता है वो भी आपके लिए डायरेक्ट मटेरियल है। लेबर, डायरेक्ट लेबर, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ वर्क फोर्स यूज टू मेक अ प्रोडक्ट और प्रोवाइड अ सर्विस। कुछ स्पेसिफिक कॉस्ट जो कि वर्क फोर्स की है किसी प्रोडक्ट को बनाने के सिलसिले में या किसी सर्विस को प्रोवाइड करने के सिलसिले में जो खर्च की जा रही है वो डायरेक्ट लेबर है। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कंसिडर करें तो उसमें आपके पास फर्नीचर जनरली वुड से बनाया जाता है, तो वुड इज सेड टू बी द डायरेक्ट मटेरियल ऑफ द फर्नीचर। डायरेक्ट लेबर, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग जो है कारपेंटर करता है, तो जो कारपेंटर को वेजेस पे की जा रही हैं वो डायरेक्ट लेबर है। इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं दोज एक्सपेंसेस दैट हैव बीन इनकर्ड इन फुल एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग अ सर्विस। वो एक्सपेंसेस जो कि आपके सिर्फ इस वजह से खर्च हो रहे हैं कि आप वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कॉमन एग्जांपल डायरेक्ट एक्सपेंसेस की हायर ऑफ टूल्स है फॉर द स्पेसिफिक जॉब, कि किसी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए कोई इक्विपमेंट, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट था, आपने हायर पे ले लिया, दैट इज सेड टू बी योर डायरेक्ट एक्सपेंस। या फिर मेंटेनेंस कॉस्ट जो टूल्स की है वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कंसिडर की जाती है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को चार्जेबल एक्सपेंस भी कहा जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को चार्जेबल एक्सपेंस भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अबाउट इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट, कॉस्ट विच कैन नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद अ स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट और सेंटर, जो आप आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये कॉस्ट किस पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट से रिलेट करती है, उसे इनडायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी आपके पास टाइप ऑफ कॉस्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शामिल हैं। सो फर्स्ट वी सी अबाउट द इनडायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल दैट कैन नॉट बी ट्रेस टू अ इंडिविजुअल आइटम, जो कि आसानी से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये मटेरियल किस आइटम के हवाले से ख़रीदा गया या खर्च हो रहा है। लाइक क्लीनिंग फ्लूइड फॉर क्लीनिंग मशीनरी, मशीन क्लीन करने के लिए जो भी फ्लूइड यूज़ होता है तो वो आपके लिए इनडायरेक्ट मटेरियल कंसिडर किया जाएगा। या फिर ये कहा जाता है कि मटेरियल दैट इज़ यूज्ड इन नेग्लिजिबल अमाउंट में, मतलब बिल्कुल मामूली अमाउंट में जो यूज़ हो रहा है। जैसे कि अगर हम फर्नीचर मेकिंग की बात करें तो फर्नीचर मेकिंग में नेल्स यूज़ होती हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू वुड वो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में है, बहुत ही मामूली अमाउंट में। या ग्लू यूज़ होता है तो वो भी बहुत ही मामूली अमाउंट में यूज़ होगा। या अगर आप शर्ट मेकिंग के बिज़नेस की बात करें तो उसमें जो बटन्स यूज़ होते हैं उनकी वैल्यू एज़ कम्पेयर टू क्लॉथ बहुत ही नेग्लिजिबल है। सो मटेरियल जो कि नेग्लिजिबल अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में यूज़ होता है, उसे भी आप क्या का नाम देते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल। लाइक नेल यूज्ड इन फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, थ्रेड एंड बटन यूज्ड इन शर्ट मेकिंग बिजनेस। इनडायरेक्ट लेबर की बात करें तो कॉस्ट नॉट चार्ज डायरेक्टली टू प्रोडक्ट, जो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट से चार्ज नहीं की जा सकती। लाइक अगर आपके पास एक फैक्ट्री में बहुत से वर्कर काम कर रहे हैं तो उनका वर्कर्स के काम को लुक आफ्टर करने के लिए आप एक सुपरवाइज़र रख लेते हैं।
सो सुपरवाइज़र को भी वेजेस पे की जा रही हैं, ये भी लेबर कॉस्ट है, बट सुपरवाइज़र डायरेक्टली एंगेज नहीं है प्रोडक्शन में, वो जस्ट लुक आफ्टर कर रहा है वर्कर्स को। तो उसको जो वेजेस पे की जाएंगी, सुपरवाइज़र को जो वेजेस पे की जाएंगी, वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कंसिडर की जाएगी। सो वेजेस ऑफ नॉन प्रोडक्टिव पर्सनल डिपार्टमेंट वो आपके पास इसमें शामिल हो जाती हैं। सुपरवाइज़र वेजेस हु सुपरवाइज द लेबर, ये आपके पास इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की एग्जांपल्स हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल लेबर, नॉट चार्ज डायरेक्टली टू प्रोडक्शन, जो कि मटेरियल और लेबर के अलावा एक्सपेंसेस हैं और डायरेक्टली चार्ज नहीं होते प्रोडक्शन को, वो आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। रेंट ऑफ अ फैक्ट्री इसकी एग्जांपल है, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी यूज इन प्रोडक्शन ये इसकी एग्जांपल है एक्सपेंसेस की, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। फ्यूल एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी इसकी एग्जांपल है। जबकि एक और बात कि टोटल ऑफ जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसे ओवरहेड भी कहा जाता है, टोटल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड भी कहा जाता है। तो ये फर्स्ट आपके पास दो तरह से जो क्लासिफिकेशन है वो एक्सप्लेन हुई एलिमेंट वाइज, कि जिसमें मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस शामिल हैं, और नेचर वाइज कि जब आप कॉस्ट को या तो डायरेक्ट कॉस्ट कंसिडर करते हैं या फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट। थर्ड हमारे पास क्लासिफिकेशन है एंड दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में अगेन आपके पास पहले वाली क्लासिफिकेशन के मुताबिक प्रोडक्शन कॉस्ट कहा जाता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्रोडक्शन ओवरहेड के सम को। जबकि प्रोडक्शन ओवरहेड आपका फर्दर सब डिवाइड हो जाता है वेरिएबल ओवरहेड में और फिक्स ओवरहेड में। वेरिएबल उसे कहा जाता है कि जो एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज हो, और फिक्स वो कि जो एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज नहीं होता। सो प्रोडक्शन कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट रिलेट्स टू प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट और प्रोविजन ऑफ सर्विस। अच्छा, जो प्रोडक्शन ओवरहेड फर्दर डिवाइड हो जाता है वेरिएबल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड में, उसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो वेरिएबल ओवरहेड की एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है, कि जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा, तो दिस इज सेड टू बी वेरिएबल ओवरहेड। जबकि रेंट हम कह सकते हैं फिक्स ओवरहेड है, कि आपके पास प्रोडक्शन के ज़्यादा या कम होने से रेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Generally, it remains the same at different activity level. Now, if you consider about the non-production cost, it consists of administration cost, selling cost, distribution cost, finance cost and research cost. तो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑफिस से रिलेटेड कॉस्ट, सेलिंग यानी एडवर्टाइज करने से रिलेटेड कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, डिफरेंट लोकेशन पे पहुंचाने की कॉस्ट, कस्टमर तक पहुंचाने की कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट यानी अगर आपके पास अपना पैसा नहीं है तो आप बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस सूरत में आपको लोन पे इंटरेस्ट जो पे करना पड़ता है दैट इज सेड टू बी फाइनेंस कॉस्ट। और सम टाइम कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले यू हैव टू डू रिसर्च कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं ये देखने के लिए कि आया उसकी मार्केट में डिमांड भी है या नहीं। सो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट is said to be cost of managing the organization. Selling cost, cost of creating demand for product. एडवर्टाइज करने से आपकी प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट होती है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइनल प्रोडक्ट टू डिफरेंट लोकेशंस ताकि वो कस्टमर तक पहुंच जाए। आप एडवर्टाइज देखते हैं कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की और आप वो ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट कंपनी ने आपके एरिया में डिस्ट्रीब्यूट नहीं की तो ऐसी सूरत में आप नहीं ख़रीद सकते, कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ नहीं हो सकती। तो कंपनी को ना सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करनी है बल्कि उसे डिफरेंट लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट भी करना है ताकि वो कस्टमर के लिए अवेलेबल हो। फाइनेंस कॉस्ट, कॉस्ट इनकर्ड टू फाइनेंस अ बिजनेस एंड रिसर्च कॉस्ट, कॉस्ट फॉर सर्चिंग फॉर न्यू और इम्प्रूव प्रोडक्ट। अब हम बिहेवियर वाइज जो है कॉस्ट की क्लासिफिकेशन को कंसिडर करते हैं। बिहेवियर वाइज हम या तो कॉस्ट को कहेंगे फिक्स कॉस्ट, कॉस्ट जो कि एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज नहीं होती, कॉस्ट दैट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल। अगेन एग्जांपल इसकी आपके पास फैक्ट्री रेंट है,
कि जो एक्टिविटी के साथ, यानी अगर आप 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं या 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको फैक्ट्री रेंट एक सा ही पे करना पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट दैट टेंड टू चेंज विद एक्टिविटी लेवल, जो एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज होती है, यानी अगर आप 1 यूनिट बना रहे हैं तो 1 यूनिट के लिए आपको मटेरियल ख़रीदना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 1 यूनिट बनाने के लिए 5 kg मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो अगर आप 10 यूनिट बनाना चाहते हैं तो 10 यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा? 5 × 10 50 kg। अगर 1 यूनिट को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए 5 kg मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो 10 यूनिट बनाने के लिए आपको 50 kg मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। 100 यूनिट बनाने के लिए 500 kg रिक्वायरमेंट होगी मटेरियल की। तो आपके पास एक्टिविटी लेवल के साथ ये मटेरियल की कॉस्ट चेंज होती जा रही है, सो दैट इज सेड टू बी वेरिएबल कॉस्ट। सेम इसी तरह लेबर कॉस्ट भी आपके पास इसकी एग्जांपल है। अगर आप 1 यूनिट मैन्युफैक्चर करने की लेबर को $10 पे कर रहे हैं, तो 5 यूनिट मैन्युफैक्चर करने के आप उसे $50 पे करेंगे, 50 यूनिट मैन्युफैक्चर करने के आप उसे $500 पे करेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी एक्टिविटी ज़्यादा होने से कॉस्ट में चेंजिंग आ रही है, तो ये भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट उसे कहते हैं कि जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल एलिमेंट दोनों शामिल हैं। दीज कॉस्ट कंटेन बोथ फिक्स एंड वेरिएबल एलिमेंट एंड इट पार्टली चेंजेस विद एक्टिविटी लेवल। चेंज तो होता है लेकिन कम चेंज होता है उसमें एक्टिविटी लेवल के साथ। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमारे पास टेलीफोन बिल इसकी एग्जाम्पल है कि जिसमें लाइन रेंट तो आपका फिक्स रहता है, लेकिन आपके पास जो कॉल चार्जेस हैं वो वेरिएबल हैं। तो इसलिए आपके पास टेलीफोन बिल इज़ एन एग्जांपल ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसके अलावा आपके पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल कह सकते हैं कि सेल्समैन का रेम्यूनरेशन। सेल्समैन को एक फिक्स सैलरी पे की जाती है, प्लस कमीशन पे किया जाता है ऑन द सेल्स जनरेटेड बाय दैट पर्टिकुलर सेल्समैन। तो वो भी आपके पास सेल्समैन का रेम्यूनरेशन सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। जबकि स्टेप फिक्स कॉस्ट कहा जाता है उस कॉस्ट को जो कि विद इन अ सर्टन लेवल ऑफ एक्टिविटी तो सेम रहती है, लेकिन फिर उसमें एब्रप्टली इजाफा हो जाता है, अचानक उसमें इजाफा हो जाता है। कॉस्ट दैट रिमेन कांस्टेंट विद इन अ सर्टन एक्टिविटी लेवल, कि आपने प्रोडक्शन करनी है, आपकी मशीन की कैपेसिटी 100 यूनिट प्रोड्यूस करने की है, तो जब तक आपकी प्रोडक्ट की डिमांड 100 यूनिट है, आपके लिए एक मशीन काफ़ी है। लेकिन जैसे ही आपकी प्रोडक्ट की डिमांड 100 यूनिट से बढ़ जाती है, यू हैव टू बाय अ न्यू मशीन। सेम इसी तरह एक सुपरवाइज़र मैक्सिमम 10 वर्कर्स को लुक आफ्टर कर सकता है, देख सकता है कि वो कैसा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वर्कर 10 से ज़्यादा हो जाते हैं तो यू हैव टू हायर अ न्यू सुपरवाइज़र। तो ये सुपरवाइज़र की कॉस्ट भी इस सूरत में स्टेप फिक्स कॉस्ट कंसिडर की जाएगी। अब हमें इस एग्ज़ाम्पल में ये मेंशन करना है कि इधर द कॉस्ट इज सेड टू बी प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर ये नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है तो ये क्या है? सेलिंग कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, एडमिन कॉस्ट है, क्या है ये? फर्स्ट, ओवरऑल कॉस्ट फॉर मशीन वर्कर। मशीन वर्कर की जो ओवरऑल कॉस्ट है दैट इज सेड टू बी प्रोडक्शन कॉस्ट। ये आपकी कौन सी कॉस्ट कंसिडर की जाएगी? प्रोडक्शन कॉस्ट, राइट। कॉस्ट ऑफ प्रिंटर कार्टेज इन जर्नल ऑफिस, ऑफिस से रिलेटेड कोई भी कॉस्ट आपकी क्या कंसिडर की जाती है? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट। सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइज़र, सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइज़र आपकी अगेन क्या कॉस्ट कंसिडर की जाएगी? प्रोडक्शन कॉस्ट। फैक्ट्री में प्रोडक्शन होती है, फैक्ट्री से रिलेटेड कॉस्ट आपकी यूजली प्रोडक्शन कॉस्ट कंसिडर की जाती है। सैलरी ऑफ पेरोल सुपरवाइज़र, पेरोल का डिपार्टमेंट आपके ऑफिस में होता है, तो ऑफिस से रिलेटेड कॉस्ट आपकी क्या कंसिडर की जाती है? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट। रेंट ऑफ वेयर हाउस फॉर स्टोरिंग गुड्स रेडी फॉर सेल। नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वेदर इट इज़ टू बी कंसिडर्ड एज सेलिंग कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो रिमेंबर दैट सेलिंग कॉस्ट डिमांड क्रिएट करने के लिए होती है। डिमांड क्रिएट करने के बाद आप उसे स्टोर में रख देते हैं ताकि आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। सो रेडी फॉर सेल गुड्स जो स्टोर में पड़ी हुई हैं और स्टोर का हम रेंट पे कर रहे हैं, दैट इज सेड टू बी इंक्लूडेड इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, राइट।
लोन इंटरेस्ट, लोन आपने लिया है बिजनेस फाइनेंस करने के लिए और उस पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं दैट इज सेड टू बी फाइनेंस कॉस्ट। सैलरी ऑफ फैक्ट्री सिक्योरिटी गार्ड, अगेन फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी कॉस्ट आपकी क्या कंसिडर की जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट। देन अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट फॉर कस्टमर हु पे अर्ली, कस्टमर को डिस्काउंट दिया जाता है ताकि वो जल्दी पे करें, तो ये आपके पास सेल्स करने की टेक्निक है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ सेड टू बी सेलिंग कॉस्ट। सैलरी ऑफ चेयरमैन पीए, सो चेयरमैन का पीए कहाँ काम करेगा, ऑफिस में, ऑफिस से रिलेटेड कॉस्ट को क्या कहा जाता है, एडमिन कॉस्ट। देन रोड टैक्स लाइसेंस फॉर डिलीवरी व्हीकल, अगेन गुड्स डिलीवर करने की कॉस्ट आपकी क्या कहलाएगी, सेलिंग कॉस्ट, नो, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सेलिंग मीन्स डिमांड क्रिएट करना, तो ये गुड्स डिलीवर की जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, इस सिलसिले में आपके पास व्हीकल यूज़ होते हैं, तो इन व्हीकल के हवाले से चाहे वो डेप्रिसिएशन है, चाहे वो ड्राइवर की वेजेस हैं, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आती हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट फ़ी आपके पास फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है, एंड सेल्समैन कमीशन आपकी ऑब्वियसली सेलिंग कॉस्ट है। तो हमने ये प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट के हवाले से इसकी क्लासिफिकेशन को आइडेंटिफाई किया कि विच कॉस्ट इज कंसिडर टू बी प्रोडक्शन एंड विच इज सेड टू बी नॉन प्रोडक्शन। Now we have to consider in accordance with the behavior of cost whether such cost is considered to be your fixed cost, variable cost और semi variable cost और step fixed cost। तो अगर हम बात करें रेंट की तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, फिक्स कॉस्ट। रेंट एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज नहीं होता। टेलीफोन कॉस्ट आपके पास, टेलीफोन बिल बात हुई थी, क्या कंसिडर किया जाता है, सेमी वेरिएबल। क्यों कंसिडर किया जाता है सेमी वेरिएबल, क्योंकि इसमें लाइन रेंट का पोर्शन फिक्स है और जो कॉल चार्जेस हैं वो वेरिएबल एलिमेंट है, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कौंसल टैक्स चार्जेस, आपके पास टैक्स जो चार्ज किया जाता है दैट इज़ आल्सो सेड टू बी फिक्स कॉस्ट। एंड डिप्रिसिएशन ऑफ मशीन, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, स्टेप फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल देते हुए मैंने बताया था कि अगर एक मशीन की आपके पास कॉस्ट खर्च हो रही है, उस मशीन की कैपेसिटी 100 यूनिट प्रोड्यूस करना है और आपकी प्रोडक्ट की डिमांड अगर 100 यूनिट से ज़्यादा यूज़ होती है तो आपको एक और मशीनरी बाय करना पड़ेगी, तो मशीनरी की कॉस्ट आपकी स्टेप फिक्स कॉस्ट इस तरह कंसिडर की जाती है। तो इसी तरह डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी के हवाले से अगर हम कंसिडर करें कि पहले हम एक मशीन यूज़ कर रहे थे उस पर डिप्रिसिएशन कम थी, फिर दो मशीन यूज़ कर रहे हैं तो उस पर डिप्रिसिएशन ज़्यादा हो गई है, तो डिप्रिसिएशन कॉस्ट भी आपके पास लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ चेंज रहती है। पहले एक सर्टन लेवल ऑफ एक्टिविटी में इट रिमेन सेम, और जैसे ही एक से ज़्यादा मशीन हम यूज़ करते हैं तो दो मशीन की डिप्रिसिएशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ सेड टू बी स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट, बट इट इज़ सेड टू बी स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपके पास कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सर्टन कॉस्ट आपकी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है या सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। तो पहली बात, अगर आपके पास टोटल कॉस्ट कांस्टेंट है, टोटल कॉस्ट एक जैसी है लेकिन कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो रही है, तो दिस शोज दैट इट इज़ अ फिक्स कॉस्ट। ये क्या कहलाएगी, फिक्स कॉस्ट। कैसे, फॉर एग्जांपल रेंट ऑफ अ फैक्ट्री आपके पास $1000 है, कितना है, $1000, और आप 100 यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, $10। अब अगर आप अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर लेते हैं, 1000 ही फैक्ट्री का रेंट है, लेकिन अब आप 200 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में कॉस्ट पर यूनिट क्या आ जाएगी आपके पास, $5। तो ये फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल है, एक सिचुएशन है कि जहाँ पे आपको डिफरेंट एक्टिविटी लेवल पे जो टोटल कॉस्ट गिवन है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन डिफरेंट एक्टिविटी लेवल पे आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो अगर डिक्रीज हो रही है तो इट शोज दैट दिस इज़ अ फिक्स कॉस्ट, राइट। सो इफ़ यू हैव बिन गिवन द टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट, तो उसकी मदद से कि आपको सिर्फ टोटल कॉस्ट गिवन है और कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, जस्ट लाइक दिस के डिफरेंट एक्टिविटी लेवल पे आपके पास टोटल कॉस्ट गिवन है और इसी तरह आपके पास कॉस्ट पर यूनिट भी गिवन है, देन हाउ टू कैलकुलेट
हाउ टू आइडेंटिफाई दैट सर्टेन कॉस्ट इज सेड टू बी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो उसके लिए ये पॉइंट मैंने आपको मेंशन किया है कि अगर आपके पास टोटल कॉस्ट कांस्टेंट है, टोटल कॉस्ट कांस्टेंट है, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो रही है, तो इट शोज दैट दिस इज द फिक्स कॉस्ट। कैसे? एग्जांपल भी हमने इसकी दी कि अगर हम $1000 रेंट पे कर रहे हैं और सिर्फ 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो पर यूनिट जो हमारे पास रेंट की कॉस्ट आ रही है वो $10 है। लेकिन अगर एक्टिविटी लेवल हम इंक्रीज कर लेते हैं तो ऐसी सूरत में कॉस्ट पर यूनिट आपकी डिक्रीज हो जाती है। और जहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट चेंज होती है लेकिन कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहे, तो इसे नाम दिया जाता है वेरिएबल कॉस्ट का। ये आपकी क्या कहलाएगी? वेरिएबल कॉस्ट। कैसे? फॉर एग्जांपल एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए आप $10 लेबर पे कर रहे हैं। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 1 यूनिट यू आर पेइंग $10 लेबर कॉस्ट। तो अगर आप 2 यूनिट मैन्युफैक्चर करेंगे तो कितनी पेमेंट करेंगे? $20। इन टोटल $20 पेमेंट करेंगे। अगर आप 5 यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो टोटल कितनी पेमेंट की जाएगी? $50। तो आपकी टोटल कॉस्ट चेंज हो रही है। जब आप 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो $10 पे कर रहे थे, 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो $20 पे कर रहे हैं, 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो $50 पे कर रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट आपकी चेंज हो रही है। लेकिन कॉस्ट पर यूनिट क्या है? $10 उस वक्त पे किए जा रहे हैं जब आप 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कॉस्ट पर यूनिट 10 आ रही है। $20 उस वक्त पे किए जा रहे हैं जब आप 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कॉस्ट पर यूनिट 10 आ रही है। $50 उस वक्त पे किए जा रहे हैं जब आप 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कॉस्ट पर यूनिट अगेन 10 ही आ रही है। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट चेंज हो रही हो लेकिन कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहे, तो उसे आप नाम देते हैं वेरिएबल कॉस्ट का। देन है टोटल कॉस्ट चेंजेस एट एवरी लेवल। टोटल कॉस्ट आपकी हर लेवल पे चेंज हो रही है और कॉस्ट पर यूनिट भी हर लेवल पे चेंज हो रही है। सो दिस इंडिकेट द सेमी वेरिएबल कॉस्ट, कि जहाँ पे आपके पास चूँकि कुछ एलिमेंट वेरिएबल है और कुछ फिक्स है, तो इस वजह से आपके पास दोनों में चेंजिंग आ रही है। नॉर्मली अगर आपकी कोई फिक्स कॉस्ट हो तो वो टोटल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, बट कॉस्ट पर यूनिट आपकी चेंज होती है। वेरिएबल कॉस्ट हो तो उसका रिवर्स हिसाब है, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है। लेकिन अगर ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो इस सूरत में आपकी टोटल कॉस्ट भी चेंज हो रही होगी और कॉस्ट पर यूनिट भी चेंज हो रही होगी। दिस इज सेड टू बी सेमी वेरिएबल कॉस्ट एट एवरी लेवल, हर लेवल पे। यानी आप 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट डिफरेंट है, 2 यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट डिफरेंट है, 3 यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अबाउट टेलीफोन बिल, तो एग्जांपल इसकी हम लेते हैं कि लाइन रेंट फिक्स है 200 और कॉल चार्जेस $2 पर कॉल हैं। लाइन रेंट आपके पास फिक्स है $200 और कॉल चार्जेस $2 पर कॉल है। ठीक है, तो 100 कॉल्स का क्या बिल आएगा? 100 कॉल करने का क्या बिल आएगा? अगर आप 100 कॉल्स कर रहे हैं तो लाइन रेंट तो आपको 200 ही पे करना पड़ेगा, लेकिन एक कॉल के चार्जेस $2 हैं, तो 100 कॉल्स के चार्जेस क्या आ जाएंगे? 200। सो टोटल बिल आ जाएगा 400। अगर आप 200 कॉल्स का बिल बनाते हैं तब भी लाइन रेंट आपका फिक्स ही रहेगा 200, लेकिन कॉल चार्जेस आपके हो जाएंगे 400, क्योंकि एक कॉल के चार्जेस $2 हैं तो 200 कॉल के चार्जेस 400 हो जाएंगे एंड टोटल 600, राइट। इसी तरह अगर आप 300 कॉल्स का बिल बनाएं तो ये आपके पास लाइन रेंट तो फिक्स रहेगा लेकिन कॉल चार्जेस 600 हो जाएंगे और टोटल कॉस्ट 800। यानी हर एक्टिविटी लेवल पे आपकी टोटल कॉस्ट चेंज होगी। अब अगर आप इसे कन्वर्ट करते हैं पर कॉल चार्जेस में, तो 400 को आप डिवाइड करें 100 से, क्योंकि आपके पास 100 कॉल्स का बिल 400 आया, तो एक कॉल के चार्जेस $4 बनते हैं। 600 आपके पास उस वक्त बिल आ रहा था कि जब आप 200 कॉल्स कर रहे थे, तो डिवाइड करें इसे 200 से, पर कॉल चार्जेस आपके 3 आ जाएंगे। और 800 आपका बिल उस वक्त आया कि जब आप 300 कॉल्स कर रहे थे, आप इसे 300 से डिवाइड करेंगे, सो
800 डिवाइडेड बाय 300, आपके पास कॉल चार्जेस आ जाएंगे 2.67। तो आप देख लें कि आपके पास ना सिर्फ टोटल कॉस्ट चेंज हो रही है हर एक्टिविटी लेवल पे, कॉस्ट पर यूनिट पर कॉल चार्जेस भी चेंज हो रहे हैं। सो जहाँ पे आपके पास टोटल कॉस्ट और कॉल चार्जेस या कॉस्ट पर यूनिट आपकी चेंज हो रही है तो वो इंडिकेट करता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। नाउ लास्ट वन कि अगर आपके पास टोटल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट फॉर सम एक्टिविटी लेवल, कि कुछ एक्टिविटी लेवल तक आपकी टोटल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट रहती है और देन चेंज होती है, तो ये आपके पास इंडिकेटर है कि दिस इज स्टेप फिक्स कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट आपकी हमेशा चेंज होगी। नाउ कंसिडर दिस पर्टिकुलर चार्ट। तो ये आपके पास कॉस्ट गिवन है, सारी की सारी आपके पास ये कॉस्ट गिवन है। पहली अगर हम कंसिडर करें तो फर्स्ट कॉस्ट को कंसिडर करें तो 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट 10,000 आ रही है, 2000 यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट भी 10,000 है, 3000 यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट भी 10,000 है और 4000 यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट भी 10,000 है। तो आपकी टोटल कॉस्ट कांस्टेंट है। अब अगर हम इसकी कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करें तो कॉस्ट पर यूनिट क्या आ जाएगी, 10,000 डिवाइडेड बाई 1000 $10 आ जाएगी, 10,000 डिवाइडेड बाई 2000 $5 आ जाएगी, 10,000 डिवाइडेड बाई 3000 3.33 एंड 10,000 डिवाइडेड बाई 4000 2.5। तो आपके पास ये किसको इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट बात कि टोटल कॉस्ट कांस्टेंट है लेकिन कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो रही है। सो दिस इज द फिक्स कॉस्ट, इंडिकेटर है ये फिक्स कॉस्ट का। सेकंड कॉस्ट देखें तो 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट 3000 है, 2000 यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट 6000 है, 3000 यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट 9000 है और 4000 यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट 12000 है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कॉस्ट चेंज हो रही है, लेकिन अगर हम इसे पर यूनिट कॉस्ट में कंसिडर करें तो अगर 3000 कॉस्ट आपकी उस वक्त खर्च हो रही है जब आप 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 3000 डिवाइडेड बाई 1000, एक यूनिट की कॉस्ट क्या आ जाएगी, $3। 6000 आपकी कॉस्ट उस वक्त खर्च हो रही है जब आप 2000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट अगेन $3 आ जाएगी। 9000 आपकी कॉस्ट उस वक्त खर्च हो रही है जब आप 3000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे भी $3 ही आएगी। और 12,000 कॉस्ट आपकी उस वक्त खर्च हो रही है जब आप 4000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे भी 3 आ रही है। तो जहाँ पे टोटल कॉस्ट चेंज हो और कॉस्ट पर यूनिट सेम रहे तो वो किस कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है, वेरिएबल कॉस्ट को। टोटल कॉस्ट चेंज हो रही है लेकिन कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है। नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं थर्ड वन कि जहाँ पे 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट 15,000 है, 2000 यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट 25,000 है, 3000 यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट 33,000 है और 4000 यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट 40,000 है। तो इसे कॉस्ट पर यूनिट में कन्वर्ट करें, 15 डिवाइडेड बाई 1 आपके पास कॉस्ट पर यूनिट 15 आ जाती है, 25 डिवाइडेड बाई 2 कॉस्ट पर यूनिट आपकी 12.5 आ जाएगी, 33,000 डिवाइडेड बाई 3000 कॉस्ट पर यूनिट 11 आ जाएगी, 40,000 डिवाइडेड बाई 4000 कॉस्ट पर यूनिट 10 आ जाएगी। तो जहाँ पे आपके पास टोटल कॉस्ट भी हर एक्टिविटी लेवल पे चेंज हो रही है और कॉस्ट पर यूनिट भी हर एक्टिविटी लेवल पे चेंज हो रही है, तो ये रिप्रेजेंट करती है आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट चेंजेस एट एवरी लेवल एंड कॉस्ट पर यूनिट आल्सो चेंजेस एट एवरी लेवल, राइट। एंड फोर्थ वन आपके पास टोटल कॉस्ट पहले 12,000 और 12,000 ही है एंड देन फिर ये 18,000 है, यानी सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी पे आपके पास टोटल कॉस्ट में फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करें तो 12 डिवाइडेड बाई 1 ये 12 आ जाएगी आपके पास, 12 डिवाइडेड बाई 2 6, 18 डिवाइडेड बाई 3 6, 18 डिवाइडेड बाई 4 4.5। तो कॉस्ट पर यूनिट भी आपके पास विद इन अ सर्टेन एक्टिविटी लेवल चेंज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है और फिर उसमें इजाफा या इट माइट बी सेम। So it represents the step fixed cost that total cost remain constant for some activity level and then change and cost per unit changes. So this is the chart for variable cost. Now we have to consider the graphs of variable cost and fixed cost.